अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी पॉडकास्ट का एक ख़ास एपिसोड है। आज हम आपके लिए एक ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं, जो अपनी अज़्म और हिम्मत की ज़िंदा मिसाल हैं। आइए हम उनके बारे में शुरू करने से पहले बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल तालीम को दिए और उन्हें क्या-क्या फ़ेस करना पड़ा और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो अपनी ज़बानी खुद ही बताएँगी। आज की हमारी मेहमान हैं एस्टर चिम। हेलो, कैसी हैं आप? हाय, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आज मेरे सामने बैठी हैं और काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रही थी कि आपके साथ पॉडकास्ट करूँ, आपसे बातें पूछूँ, इश्यूज़ पे बातें करूँ, तो आज मुझे मौका मिला है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे अपने फैमिली के बारे में बताएँ, अपने बचपन के बारे में बताएँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास आके और बस चंद नागज़ीर वजूहात की बिना पे थोड़ा लेट हुआ हम लोगों का ये पॉडकास्ट। तो जहाँ तक मेरे बचपन की बात है तो मैं एक मसीही घराने में पैदा हुई हूँ और सेकंड ब्लाइंड चाइल्ड हूँ मैं अपनी फैमिली में। मेरे एक बड़े भाई भी विजुअली इम्पेयर्ड है और मैं दूसरा बच्चा हूँ जो अपने बहन-भाइयों में ब्लाइंड है। तो मेरा बचपन कैसा रहा होगा? आप सोचें कि मतलब जब एक घर में बच्चा पैदा होता है तो लोग मुबारकबाद देते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जब किसी के घर में अगर ये पता चल जाए कि किसी के घर में मासूम बच्चा पैदा हुआ है, किसी मसले के साथ पैदा हुआ है, तो उस घर में बहुत कुछ और भी हो रहा होता है। वहाँ पे लोग अफ़सोस कर रहे होते हैं, जैसे कि खुशी के बजाय मतलब मर्ग हो गई हो। तो मतलब मैं समझती हूँ कि मुझसे ज़्यादा क्या मेरी मदर ने और बाकी क्लोज़ लोगों ने फ़ेस किया होगा, सुना होगा। तो अक्सर लोग माँ पर बात ला रहे होते हैं ना, हमारी सोसाइटी ऐसी है। तो बहरहाल मेरा बचपन खुदा का शुक्र है, जब मैं खुद अपने बारे में नहीं सोच सकती थी, मेरे पेरेंट्स ने मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचा। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे बच्चे देख नहीं सकते या किसी माज़ूरी का शिकार है। उन्होंने ये सोचा कि ये कर क्या सकते हैं, तो हमारे लिए स्कूल ढूँढा, हमें पढ़ाया। मेरे बड़े भाई जो हैं इस वक़्त वो कॉलेज एजुकेशन में लेक्चरर हैं और मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन कॉम्प्लेक्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ अच्छा पर्सन्स विद अच्छा, आप ये डिसेबिलिटीज़। बताएँ जब आपने स्कूल स्टार्ट किया तो अ, कैसा फ़ील हुआ? क्या जो बच्चे जो आपके क्लासमेट्स थे, वो किस तरह का रवैया थे और आने-जाने में क्या मुश्किलात होती थी? जब मेरा स्कूल शुरू हुआ तो मैं हॉस्टल में ही मुझे दाखिल किया गया था। हुँ। मेरा घर दूर था स्कूल से और उस वक़्त कोई वैन भी मेरे घर की तरफ नहीं जा रही थी, तो मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा। बिल्कुल नया माहौल था, पेरेंट्स से दूर, मतलब अम्मी का भी दिल नहीं करता था छोड़ने का। और उस टाइम ऐज क्या थी आपकी? मैं 7 या 8 के दरमियान थी जब स्कूल आई थी। जब स्टार्टिंग हुआ था आपकी जी, जी, पढ़ाई जी। स्टार्ट की थी जी, जी, आपने जी। 7th या एक बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। लेट पढ़ाई स्टार्ट नहीं की? हाँ, इसलिए कि मुझे हॉस्टल में रहना था और उस वक़्त तक पेरेंट्स का ये था कि मैं इतनी ट्रेन हो जाऊँ कि मैं अकेले रह सकूँ, हॉस्टल में खुद को मैनेज कर सकूँ। तो इस तरह से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई और शुरुआत में जो है वो अ, क्लासमेट्स भी मेरे जैसे ही थे। एक नया सिस्टम था, मुझे उस वक़्त तक ना इतना अंदाज़ा नहीं था कि मैं अलग हूँ। और मैं अलग तरीके से पढ़ूँगी। मतलब मेरे ज़हन में वही था जैसे मेरे बाकी बहन-भाई पढ़ रहे थे, वही पेंसिल, कॉपी। ये मुझे स्कूल जाके अंदाज़ा हुआ कि मैं अलग हूँ और मैं अलग तरीके से पढ़ूँगी जिसे कि ब्रेल कहते हैं। टच करके जिन वर्ड्स को, लेटर्स को हम पढ़ते हैं, वो ऐसा सिस्टम होता है ब्रेल सिस्टम। मतलब पढ़ते हम वही सब कुछ हैं जो आम बच्चा पढ़ रहा है, एबीसी और वही 1 2 3 और वही अलिफ बे, लेकिन उसका सिर्फ लिखने और पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। तो वो मुझे वहाँ जाके एक जिसे कहते हैं ना शॉक लगा, अच्छा हुँ। मुझे इसके साथ पढ़ना है। तो अच्छा था, मतलब फ़ौरन ही मैंने वो चीज़ें पिक करनी शुरू कर दी थी। शुरू से ही
खुदा का शुक्र है, खुदा तो ने हॉस्टल में कितना टाइम आपने वहाँ पे एजुकेशन? हॉस्टल में मैं तकरीबन 6 क्लास तक रही। अच्छा 6 तक, और 6 के उसके बाद? बाद फिर मैं वैन मैंने लगवा ली थी, फिर मैंने घर आना-जाना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा टाइम मिस किया है, जो अपने बचपन का जो मैं पेरेंट्स के साथ गुज़ार सकती थी, हुँ, हुँ। वो मैंने मिस किया है, क्योंकि मैं तो वीकेंड्स पे जाती थी, सिर्फ़ 1 दिन के लिए घर जाती थी। अच्छा। तो वो टाइम, या जैसे रिश्तेदारों में जो दोस्त बनते हैं, हुँ, हुँ। वो पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि मिसिंग है। लेकिन ये है कि स्कूल में मेरा बहुत अच्छा था। हॉस्टल में एक डिसिप्लिन लाइफ थी। हुँ, हुँ। वहाँ पे हर चीज़ वक़्त पर होती थी। सुबह वक़्त पे उठना है, नाश्ता वक़्त पे, खाना वक़्त पे, पढ़ाई वक़्त पे, लाइब्रेरी टाइम, ये सब चीज़ें, मतलब हॉस्टल में भी उसके अपने फ़ायदे हैं कि हमें डिसिप्लिन सिखाया हॉस्टल ने। तो जब मसलन कि फैमिलीज़ में होती थी, जैसे क्रिसमस आता है, ईस्टर जी, आता जी। है, तो वो किस तरह सेलिब्रेट करती थी आप अपनी फैमिली में? वो उसी तरह जैसे अ, कपड़े बनाना, हुँ। शॉपिंग करना, वही जैसे एक आम, जैसे आम लोग ईद मनाते हैं, उस तरह से हम लोग भी अपनी शॉपिंग करते हैं, अप उसी तरह से खाने बनाते हैं। वही डिशेज़ जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर है, ईद पर तैयार होना, इस तरह से। क्रिसमस पे केक होता है स्पेशल, आपको पता है? और शॉपिंग कैसे करती हैं? आपको तो कलर्स का इतना आइडिया नहीं होता, आप तो देख नहीं सकती, क्यों आप बाय बर्थ नहीं देखती। जी। तो कलर्स कैसे डिसाइड करती हैं? शॉपिंग पे जाती हैं, चीज़ें कैसे सेलेक्ट करती हैं? इसके बारे में बताएँ आप। अच्छा, मैं ना मेरी जो डिज़ीज़ है इसको कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ना, तो इसमें ग्रेजुअल लॉस होता है। तो मुझे कलर्स का थोड़ा आइडिया है, बचपन में मैं इतना देख सकती थी कि मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि रेड कैसा है, येलो कैसा है, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक और पर्पल, मतलब ये शेड्स क्या हैं, पिंक कौन-सा होता है, ये मुझे आइडिया है। तो अब तो ख़ैर ग्रेजुअल लॉस है इसमें, जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही होती है ना, इसमें ग्रेजुअली विज़न कम होती जाती है। तो अब मैं कलर्स उस तरह से नहीं देख सकती, लेकिन कभी-कभी जैसे शेड नज़र आ जाए तो देख लेती हूँ। आइडिया हो जाता है लाइट कलर है, कैसा है। तो पसंद कैसे करती हूँ, शॉपिंग पे मैं किसी न किसी के साथ जाती हूँ, लेकिन चूज़ मैं खुद करती हूँ देख के, टच करके कैसा फैब्रिक कैसा है, उसके ऊपर अगर कोई एम्ब्रॉयडरी है तो किस तरह की है, फिर बाकियों से राय भी ले रही होती हूँ, लेकिन फाइनल खुद करती हूँ एंड में। तो ये कि फैमिली वालों का हौसला है जो साथ जाते हैं, और वरना तो लोग तंग आ जाएँ, जितनी मैं चूज़ी हूँ सेलेक्ट करने में कपड़े। अच्छा, आपने 15 साल एजुकेशन को दिए हैं, स्पेशल एजुकेशन जी, जी, डिपार्टमेंट जी। में आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जी, जी, जी। और आप प्रिंस प्रिंसिपल हैं। जी, जी। ओह सॉरी, वाइस प्रिंसिपल हैं। जी। तो इसके बारे में बताइए कि आप एजुकेशन की तरफ किस तरह गई और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मैं समझती थी कि बहुत मुश्किलात फ़ेस कर रही हूँ मैं ना। यानी कि किताबें नहीं मिलती थीं, किताबें अपने हाथ से लिखना, ब्रेल बुक्स बहुत मुश्किल से मिलती थीं। होती नहीं थी अवेलेबल। प्रेस, अब तो बहुत सारे प्रेस आ गए हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, हमारे पास भी प्रेस आ गया, अब हम बच्चों को किताबें प्रोवाइड कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक हर बच्चे तक किताब उनके हाथ तक पहुँचाई जाए। तो लेकिन जब मैं पढ़ रही थी, अगर हम आज से कोई 30 साल पहले जाएँ, तो चीज़ें बहुत मुश्किल थीं, किताबें अवेलेबल नहीं थी, तो किताबें लिखना, फिर पढ़ना, समझिए ये प्रोसेस को लंबा कर देता है। वक़्त कितना ले लेता है आपका ये। एक किताब आपके हाथ में डायरेक्ट आए, आप उसे पढ़ें या कि पहले लिखें और फिर पढ़ें। तो ये जब मुश्किलात मैंने फ़ेस की, तो मैं सोचती थी कि मैं इसी फ़ील्ड में जाऊँ और अपने जैसे लोगों की खिदमत करूँ। तब मेरा ज़हन बनता गया आहिस्ता-आहिस्ता ना कि मुझे भी इसी फ़ील्ड में जाना है, ताकि मैं अपने जैसी कम्युनिटी को सर्व कर सकूँ। हम देखते हैं कि जो अफ़राद माज़ूर होते हैं, उनका घरों में रहना बहुत मुश्किल होता है। ख़्वाह आपकी तरह हो या मेरी तरह हो, बहुत मुश्किल होता है सोसाइटी में, घर में रहना। इस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में जब पता चलता है, तो वो क्या कर सकते हैं वो लोग? बहुत दुःख होता है, हम अपने इर्द-गिर्द ऐसी बातें सुनते हैं कि जब लोगों को घरों में अकोमोडेट नहीं किया जा रहा होता,
तो मैं भी काफ़ी सालों से सोच रही हूँ इस पे कि एक शेल्टर होम बनाया जाए, जिसमें लोगों को घर जैसी फीलिंग आए। क्योंकि मैं कमा रही हूँ, खुदा का शुक्र है, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो लोग किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जो कमा नहीं रहे होते, उनके लिए कितना मुश्किल होता है ज़िंदगी गुज़ारना। मैं अपने वालिदैन का शुक्र इस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उस वक़्त उन्होंने पढ़ाया-लिखाया और हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पे खड़े हैं, और हमेशा वो यही कहते थे कि इस काबिल हो जाओ कि हमारे बाद किसी पे बोझ ना बनो, क्या बल्कि आपके अम्मी-अब्बू ज़िंदा हैं अभी? मेरे दोनों वालिदैन की डेथ हो चुकी है। कब हुई? अम्मी कब फ़ौत हुई और अब्बा कब फ़ौत हुए? अम्मी को 7 साल हो गए और डैडी को तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गया अब ये। तो अभी आप किसके साथ रहती हैं फैमिली में? मैं छोटे भाई के साथ क्या रहती वो हूँ। आपका पूरा ख़्याल रखते हैं? जी, जी, मेरा ख़्याल रखते हैं। मेरी भाभी है, छोटा भाई है, एक भतीजा है, वो तो मेरा दोस्त है। तो अच्छा, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, शादी जी। क्यों नहीं की आपने? मैं तो करना चाहती हूँ, लेकिन कोई बंदे का पुत्र मिले तो मैं अभी भी मुझे तैयार लगता है हूँ। हमारा पॉडकास्ट देख के बहुत से रिश्ते आ जाएँगे आपके। चलें ठीक है, देखते हैं। फिर मैं देखूँगी। बहरहाल कोई मुनासिब रिश्ता हो जो कि मतलब ज़िम्मेदारी ले सके। देखिए, शादी एक ज़िम्मेदारी है, मैं कमा रही हूँ, हुँ। ज़ाहिर है मैंने भी मतलब मैं भी घर को सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन टोटली डिपेंडेंट शख्स नहीं चाहिए मुझे। मैं कहती हूँ इतना तो हो कि ज़हन मिले ना, तो अच्छा, बहरहाल एक इंतज़ार है। एक तो आप बसारत से महरूमी हैं, दूसरा मिनॉरिटी भी हैं आप। जी, तो जी, क्या जी। मुश्किलात होती हैं इस तरह? बिल्कुल, क्यों नहीं होती? देखिए, हमारी सोसाइटी इतनी आसान तो नहीं है ना, यहाँ तो अ, मतलब लोगों की कमियों पे ज़्यादा लोग गौर कर रहे होते हैं, एज़ कम्पेयर्ड के उनकी लोग खूबियों को देखें, हम कितने पढ़े-लिखे हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, लोग पहले ये देखते हैं, क्या कर नहीं सकते। तो मैंने तो खुदा का शुक्र है, कभी मुझे अगर किसी ने ये फ़ील कराया, तो मैंने उसको करके दिखाया है कि मैं कर सकती हूँ भई। आप सिर्फ हमें आज़माएँ, फिर करके हम आपको खुद दिखाएँगे। एज़ अ मेंबर ऑफ मिनॉरिटी ग्रुप मैंने बहुत कुछ फेस किया है। मतलब कराची जैसे बड़े शहर में मैं समझती हूँ कि बड़े दिल वाले लोगों का शहर है। मैंने ऐसी-ऐसी बातें सुनी हैं कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। घर ढूँढना मुश्किल होता है। अच्छी सोसाइटी में आप घर नहीं ले सकते अगर आप मिनॉरिटी हैं, ये मैंने बड़ा फेस किया है। तो क्या पूछते हैं? क्या सवाल करते हैं? किस वजह से नहीं देते? बस वो कहते हैं कि मैंने जब यहाँ शिफ्ट हुई गुलिस्तान जौहर में, मैं पहले कच्ची बस्ती में रह रही थी। तो जब मैं शिफ्ट हुई तो चलें तब तो खुदा का शुक्र है मुझे घर मिल गया, लेकिन मेरा घर जब बिक रहा था हुँ। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चेंज कर लूँ। लेकिन जहाँ भी जाते थे, जब हम उनको बताते थे कि मतलब मैं क्रिश्चियन हूँ, तो लोगों ने रिफ्यूज़ किया है। मतलब सब कुछ सही है, सैलरी भी ठीक है, सब देखते थे कि भई क्या स्टेटस है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों के ज़हनों में ऐसा क्या है कि वो मज़हब का सुन के और रिफ्यूज़ कर देते हैं। बहुत बहुत मैंने देखी हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको मतलब सिर्फ़ यहाँ पे ये रह सकता है। मतलब इस तरह के बहुत से ग्रुप्स बने हुए हैं। तो लोगों के ज़हनों में आज बस आप समझे कि हम बहुत तंग नज़र होते जा रहे हैं, तंग दिल हैं, मोहब्बत कहीं खो गई है। पहले जैसे सब लोग मिलकर रहा करते थे। हुँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है वही जो हमारी सोसाइटी में अदम एतमाद बढ़ रहा है, यही वजह है इसकी कि लोग कबूल नहीं कर रहे लोगों को। अच्छा, आप जिस इदारे में काम करते हैं, क्या वहाँ पर भी लॉबिंग होती है? कि या वहाँ पर जैसे सब मिल-जुल कर रह रहे होते हैं या दूसरे इदारों की तरह वहाँ पर भी लोग लॉबिंग कर रहे होते हैं, फ़ेवरेटिज़्म कर रहे हैं, इस तरह का होता है आपके साथ? मतलब देखिए जो प्रोफ़ेशनल जेलसी है वो तो एक वो पाई जाती है हर जगह, और ये कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन का भी बायस बनती है। तो जैसे हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारा फ़ोकस बच्चों पे होता है। बच्चों के लिए सब एक हो जाते हैं। बाकी एक-दूसरे से आगे बढ़ने की तो दौड़ आपको पता है। ये तो कॉम्पिटिशन रहता है, और पॉज़िटिव कॉम्पिटिशन हो तो उसे एप्रिशिएट करता है।
अच्छा, जब आपकी जॉब हुई थी, हुँ। तो वो खुशी का इज़हार बताएँ, कैसा फ़ील हुआ था जब आपकी एक गवर्नमेंट जॉब हुई थी? जी, जो आपने मैं कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपकी गवर्नमेंट जॉब हकीकत होगी। बात है, मैं जब मेरी ये जॉब हुई थी, मैं उस वक़्त एक प्राइवेट जॉब कर रही थी, के इलेक्ट्रिक में मैं जॉब कर रही थी, कॉल सेंटर में जो 118 है हमारा कॉलिंग नंबर। आपको पता है वहाँ कितनी कॉल्स आती हैं, हुँ, तो वो बड़ी टफ़ जॉब थी। सुबह 8 बजे से और शाम 4 बजे तक मुस्तकिल जब कॉल्स लेती थी, तो मैं दुआएँ करती थी हुँ, कि यार खुदा मेरी कहीं जॉब करवा देना। तो इसी दौरान अपॉर्च्युनिटी आई फेडरल गवर्नमेंट में, मैंने अप्लाई किया और मेरी सिलेक्शन हो भी गई। तो बस मैं वो खुशी मतलब जब मुझे वो पता चला, जब मेरा लेटर आया, मैंने सबसे पहले मतलब अपनी अम्मी को बताया, एक ज़ोरदार नारा लगाया अच्छा। कि मतलब खुदा ने ये मुझे अता की है और दुआएँ कबूल होती हैं, मेरा ईमान है कि वो सुनता है और वो किसी वक़्त की माँगी हुई दुआ जब मैं के इलेक्ट्रिक में थक जाती थी, तो दुआ करती थी कहीं और जॉब हो जाए, तो खुदा ने बहुत बेहतरीन जॉब करवाई। गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, आप एनजीओज़ के भी फलाही काम करती हैं। जी, आप जी। इसके बारे में बताइए कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या-क्या करती हैं? जी, मैं जब स्टूडेंट थी तब से ही मुख्तलिफ एनजीओज़ के साथ मैं काम करती रही हूँ। 2005 से मैंने स्टार्ट किया था, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मेरे जो सफ़र हैं तकरीबन 2005 से स्टार्ट हुए थे। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तब। तब पहली बार मैं कोरिया गई थी एक वर्कशॉप अटेंड करने वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड। तो अपनी कम्युनिटी को मैं सर्व करना चाहती हूँ, मतलब उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी है, ख़ास तौर पे वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ जो कि वैसे भी नेग्लेक्टेड होती हैं, अपने घरों से भी उनकी वैसे ही आपको पता है वुमेन हाँ, हमारी कम्युनिटी में वैसे भी उसकी नहीं सुनी जाती है और अगर वो विद डिसेबिलिटी हो तो समझे उसकी वर्थ वैसे ही बड़ी कम हो जाती है। ना उन्हें डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जा रहा होता है, ना उनकी कोई से होती है, ना उनकी कोई आवाज़ होती है। बहुत सारी जगहों पे उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, अब इन्हें लेके कौन जाएगा? डिपेंडेंट हो रही होती है ना। सफ़र करना है तो महँगा है क्योंकि अगर उन्हें गाड़ी पे लेके जाना है, तो वो भी महँगा है, तो उन पे इतने पैसे कौन खर्च करेगा जो समझे फाइनेंशियली भी उनको डिप्राइव किया जाता है। तो मैं शुरू से वुमेन के लिए जहाँ भी मुझे बुलाया गया, जिस भी ऑर्गनाइज़ेशन ने, मैं उनके साथ गई हूँ, चाहे वो पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन हो, नाउ पीडीपी हो, ये नेटवर्क ऑफ ऑर्गनाइज़ेशंस वर्किंग फॉर द अ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ इन पाकिस्तान, इनके साथ मैं एक प्रोजेक्ट में शामिल हूँ जिसका नाम है सहेली। इसका मकसद ही यही है कि इसमें जो हम ऐसी वुमेन जो घरों पे बैठी हैं, ऐसी गर्ल्स जो बाहर नहीं निकलना चाहती, सोसाइटी को फेस नहीं करना चाहती, हम उनको इन्फ्लुएंस करें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि वो बाहर निकलें। तो इस तरह की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ फिर एक इदारा है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, इनके साथ मैंने काम किया है। 4 साल तक मैं इनकी नेशनल डेलीगेट रही और मुख्तलिफ मुल्कों में मैंने उनको रिप्रेज़ेंट किया, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है अभी भी इवन कोई भी मुझे वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के इश्यूज़ पे या पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के इश्यूज़ पे आवाज़ उठाने के लिए, एडवोकेसी करने के लिए बुलाए तो मैं ज़रूर जाती हूँ। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है और ईज़ी लग रहा है हाँ कि जी। आपने नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसें अटेंड की हैं, जी। अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन ये सफ़र जब आपने स्टार्ट किया था, तो हुँ। क्या मुश्किलात हुई थी? बेसिक मुश्किल क्या होती है कि जब एक आपकी तरह के लोग घर से निकलते हैं, तो उनको फर्स्ट स्टेप क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? पहले तो देखिए सोसाइटी तैयार ही नहीं है ना आपको कबूल करने को, हालाँकि हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम कहीं बाहर से तो नहीं आए। आपको एक एलियन की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इनको साइड पे बिठा दो वाला सिलसिला। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एक्सेप्टेंस तब आएगी जब अवेयरनेस होगी। तो सबसे पहले तो जो हमारा मुश्किल तरीन जिसे कहते हैं काम है, वो यही है कि हम सोसाइटी को अवेयर करें। ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मुश्किल काम है और इसके लिए मैं अकेली नहीं, इसके लिए पूरी माशरे को उठना पड़ेगा, इसमें हमारा मीडिया रोल अदा करेगा। मतलब आपने देखा होगा कि
अगर किसी को ब्लाइंड बनाया जाता है किसी ड्रामे में, किसी लड़की को, उसे ठीक कर दिया जाता है। एंड में जी ऑपरेशन हुआ, लड़की ठीक हो गई, हाँ, शादी हो गई। मैं कहती हूँ कि उसे ठीक ना करो। वो अगर मैं ठीक नहीं हो रही, तो भाई मुझे भी तो इस सोसाइटी में रहना है ना। मतलब हमारे यहाँ वो दिखाया जा रहा है जो रियलिटी नहीं है। तो हमारा जो लिटरेचर है उसको भी इस पे फोकस करना होगा। जो हमारा ड्रामा लिखा जा रहा है, जो प्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें हमारी जिंदगियों से उठाएं स्टोरीज, फिर देखें कितनी अवेयरनेस आएगी। एस्टर क्या कर सकती है, निशा क्या कर सकती है, कहाँ कितने लोग हैं जो इस वक्त, जिसे कहते हैं ना कि वंडर्स कर रहे हैं। हमारे कितने विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जो इस वक्त सीएसपी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सीएसएस किया। आखिर उन्होंने मेहनत की तो ही किया ना। लेकिन ये बात लोगों को नहीं पता होगी। लोगों के ज़हनों में यही है कि ये बेगर्स हैं, ये सिर्फ डिपेंडेंट हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, और इन्हें साइड पे लगाया जाए या साइड पे किया जाए। अच्छा, आपने वो ये एजुकेशन हासिल की है, कोई फंडिंग हुई या कोई इदारे आपको सपोर्ट किया या अपने बलबूते पर ये सब कुछ किया? अ, जितनी भी मैंने पढ़ाई की है, जो स्कूल था मेरा वो तो वेलफेयर का स्कूल था, जब मैं मैट्रिक जहाँ से मैंने किया, डेरियो स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ। इसके अलावा जितनी भी पढ़ाई की है मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया है। अच्छा, आपने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर किया, क्या वहाँ पर आप लोगों के लिए कोई स्पेशल कोटा है? अ, कोटा तो देखें अब हर यूनिवर्सिटी में कहा जाता है कि कोटा है, लेकिन मैंने मेरिट पे अप्लाई किया था, मेरा मेरिट पे एडमिशन हुआ था, और वहाँ पे एडमिशन हुआ, खुदा का शुक्र है। मैंने बीए ऑनर्स और मास्टर्स किया इंग्लिश डिपार्टमेंट से। तो कराची यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम्स हुए या इजी आपने वहाँ से एजुकेशन हासिल कर ली? देखिए, मुश्किलात तो हर जगह पे आई, लेकिन दो बातें हैं, या तो हम उन मुश्किलात को लेके बैठ जाएं या फिर फेस करें और आगे बढ़ें। तो मुश्किलें वहाँ भी थी, किताबें मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि नहीं मिलती थी, मुश्किल था। तो दोस्त किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे। सिंस मैं इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी, तो उर्दू के रीडर्स तो आराम से मिल जाते हैं, इंग्लिश किताबें पढ़ने वाले भी बहुत कम मिलते हैं, तो थोड़ी मुश्किलात होती थी। लेकिन एट द एंड खुदा का शुक्र है कि मुमकिन हो गया, टीचर्स ने साथ दिया। हमारे पास एक लाइब्रेरी थी कराची यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट ने बुक्स रिकॉर्ड करवाई हुई थी, तो वो कुछ रिकॉर्डेड बुक्स मिल जाती थी। तो इस तरह से करके और कुछ ना कुछ मैनेज किया, हो गया। अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, अब चीज़ें आसान है, हम हर किताब पढ़ सकते हैं ऑडियो में या उसको सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, कोई मसला ही नहीं है अब तो। अच्छा एस्टर, आपने तो तालीम भी हासिल कर ली, आपको जॉब भी होगी, क्या कराची के अंदर इंक्लूसिव क्लासेस होती हैं? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान है वो सिग्नेटरी है, एक हमारा कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, जिसके और जिसकी वजह से पाकिस्तान को ने एक्ट भी बनाए, हमारे पास अब कानून भी बन गया है कि हमें इंक्लूजन की तरफ जाना है और हर किसी को इंक्लूड करना है। इवन पाकिस्तान का लॉ भी ये कहता है, आइन भी ये कहता है कि हर शख्स बराबर है ना आइन की नज़र में। तो ये मेरा राइट है, राइट टू एजुकेशन मुझे मिलना चाहिए। अब उसके लिए जो रीजनेबल अकोमोडेशंस हैं, जहाँ हम ज़रूरत पड़े मेरे लिए, उसको इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है। हम इसकी तरफ अभी स्टेप उठा रहे हैं, अभी लोगों को बहुत मोटिवेट करने की ज़रूरत है इंक्लूसिव क्लासरूम्स, इंक्लूसिव इदारों की तरफ। अभी तो हम स्पेशल एजुकेशन में ही सब बच्चों को कैटर नहीं कर पाए, हमारे कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। लेकिन ये कि इसकी तरफ हम गामजन हैं, इसलिए कि हमें इंटरनेशनल जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको फॉलो करना है, उनको मीट करना है, इसलिए हमें इस पे अब काम करना है। और इसकी तरफ सिंध गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप्स ले भी रही है। डायरेक्टरेट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बनाया गया है, जो कि लोगों को मोटिवेट करेगा टवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन, के लोग अपने जो आम स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वहाँ पे अकोमोडेट करें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, कि जो माइल्ड डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं उनको आराम से, जो वीआई बच्चा है, अगर उसको ब्रेल बुक मिल जाए और उसको मतलब वो जैसे क्लास में लेक्चर दिया जा रहा है,
तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो स्पेशल स्कूल में पढ़े, या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन मिल जाए, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो हम सेटअप में जाए, स्पेशल एजुकेशन में जाए। तो इसी तरह से जो हमारे फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे हैं, जिनका ज़हन बिल्कुल ठीक है, सिर्फ़ थोड़ा बहुत हाथों पैरों में मसला होता है, तो उनको अकोमोडेट करना होता है। लेकिन मसला हमारे पास इस सबसे बड़ा एक्सेसिबिलिटी का है। एक्सेसिबिलिटी हम प्रोवाइड कर दें, तो बहुत सारे इदारे इंक्लूसिव बन सकते हैं। और ज़ाहिर है बिल्डिंग्स को नए सिरे से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके अंदर अकोमोडेशंस करके, रीज़नेबल अकोमोडेशन के थ्रू बनाई जा सकती है, एक्सेसिबिलिटी मुहैया की जा सकती है, और कुछ इदारे अभी कर भी रहे हैं। अच्छा ईस्टर, इदारों तक रसाई में आपको क्या मुश्किलात पेश आई? देखिए, जो रसाई के और एक्सेसिबिलिटी के मसाइल हैं, वो तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल, अगर मैं कराची की पाकिस्तान की बात करूँ, तो हमारा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें रैम्प्स अवेलेबल नहीं है। उनके जो भी एलिवेटर्स लगी हुई हैं, तो उसमें कोई टॉकिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ, ब्रेल सिस्टम नहीं लगा हुआ। मैं आपको बताऊँ, मैंने पहली बार कोरिया में देखा था जब 2005 में मैं गई, कि वहाँ पे जो होटल था हमारा, वहाँ पूरा वो एक्सेसिबल था। मेरे रूम के साथ ब्रेल में रूम नंबर लिखा हुआ था। एलिवेटर के जो जितने भी बटन्स थे उस पे ब्रेल थी। मतलब मैं खुद से लिफ्ट ऑपरेट करके और ऊपर चली जाती थी अपने रूम में, नीचे आ जाती थी जहाँ भी, और हर रूम के साथ ब्रेल में लिखा हुआ था कि ये रूम नंबर है, तो कोई परेशानी नहीं होती थी। तो अभी हम लोग इस मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे हैं। अब जो एक्सेसिबिलिटी कोड है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उसको हर बिल्डिंग पे अप्लाई होना है, क्योंकि अब हम, जैसे मैंने आपको बताया ना, सीआरपीडी का को साइन किया हुआ है हमने कि हम एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अ, तमाम जो डिसेबिलिटीज के साथ लोग हैं उनको, मतलब जहाँ पे एस्टर जा सके वहां कोई व्हीलचेयर वाला भी जा सके, वहां पर साइन लैंग्वेज के की भी इंटरप्रिटेशन मौजूद हो, साइंस भी मौजूद हो। हमारे यहाँ जो है वो एक्सेसिबिलिटी को सिर्फ रैम या एक्सेसिबल वॉशरूम्स तक अ, महदूद समझा जाता है, जबकि एक्सेसिबिलिटी से बहुत आगे है। एक बच्चा जो विद डिसेबिलिटी पैदा हो रहा है, उसकी पैदाइश से लेके और उसकी डेथ तक उसको कवर करना एक्सेसिबिलिटी है। उसको पढ़ना है, वहाँ एक्सेसिबिलिटी चाहिए, उसको एक्सेसिबल बुक्स चाहिए, उसको एक्सेसिबल एनवायरनमेंट चाहिए, उसको वो माहौल चाहिए जहाँ वो फल फूल सके, जहाँ वो काम कर सके। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मुझसे करवाना चाहते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट ना मुहैया करें, ठीक है? सपोर्ट सिस्टम ना दें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा माहौल बनाएँ कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वो भी कंफर्टेबल हो, और आराम से जो भी उसकी एबिलिटी है उसके मुताबिक काम कर सके, जो उसकी कैपेसिटी है। अच्छा ईस्टर, ये बताओ, आपका तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि हमारी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की है, इनके पास तो इतनी जॉब्स नहीं है। क्या प्राइवेट सेक्टर्स में इंक्लूसिव वर्क प्लेस है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए? ये बड़ा आपने हमारी जो जिसे कहते हैं ना दुखती रग पे हाथ रखा है। तो हमारा जो एम्प्लॉयर है ना प्राइवेट सेक्टर का, वो भी वो तैयार नहीं है पीपल विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि उसके पास वो सिस्टम मौजूद नहीं है। जैसे हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर किसी भी आम कंप्यूटर में वो डाल दिए जाएं, तो हमारे लिए वो सिस्टम्स एक्सेसिबल हो जाते हैं, ठीक है? और हमसे आप जो भी कंप्यूटर का काम ले लें, लेकिन अभी सोसाइटी इसके लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए एडवोकेसी कर रही हैं कि लोगों को अकोमोडेट किया जाए। कुछ ना कुछ अब बैंक्स ने हायरिंग शुरू की है, लोगों को लेना शुरू किया है अपने पास एज एम्प्लॉय, उन पे ट्रस्ट करना शुरू किया है। तो लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे देखें, तो मैं कहूँगी कि अभी हम बहुत पीछे हैं, एम्प्लॉयर रेडी नहीं है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का या कराची का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। इवन अमेरिका में ऐसा है कि लोग रेडी नहीं है पीपल विद डिसेबिलिटीज को उस तरह से अकोमोडेट करने के लिए। तो ठीक है, वो हमसे बहुत बेहतर है अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें। अगर वो किसी को हायर करते हैं तो उसको पूरा फैसिलिटेट करते हैं
लेकिन हमारे यहाँ हायरिंग हो भी जाती है तो फैसिलिटेट कम किया जाता है इसके लिए, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर को पता ही नहीं है कि एक्सेसिबिलिटी क्या है। अगेन, अवेयरनेस होगी तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो हमें पहला काम तो अवेयरनेस पे करना है। हमें बताना पड़ेगा कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी इस वक्त अवेलेबल है जो हमें असिस्ट कर सकती है, और उस एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा दे सकते हैं हम लोग इस तरह से उसको यूटिलाइज करते हुए। अच्छा, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, क्या इससे फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को? मैं तो समझती हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। इसने हमारे लिए पढ़ना, लिखना, सफ़र करना, बहुत सारे मामलात में हमारे लिए आसानी हो गई है। अगर मुझे किसी मसाले के डब्बे पे पढ़ना है कि कौन-सा है, तो मैं उसकी पिक्चर खींच के और अपने सॉफ्टवेयर से पूछ सकती हूँ ये क्या है, वो मुझे बता देगा ये बिरयानी मसाला है या क्या है। तो बहुत-बहुत आसानियाँ हैं। ऐसी-ऐसी हमारे पास ऐप्स हैं कि जैसे बी माय आइज़ एक ऐसी ऐप है कि मैं किसी को कॉल करूँगी, उस पे लोग रजिस्टर करते हैं, जो हेल्प लेना चाहते हैं या जो हेल्प करना चाहते हैं, वो दोनों। तो उस पे आपके पास लाइव लोग मौजूद होते हैं, आपने कॉल की, जो उस वक़्त अवेलेबल होगा वो शख्स उठाएगा। सपोज़ मैं पूछना चाहूँ कि भई इस वक़्त मेरा पर्स कहाँ रखा हुआ है? बंदा भूल ही जाता है ना कहाँ रखा था, कीज़ हुँ। कहाँ रखी थी, तो वो शख्स आपको देख के बता देगा कि आपके लेफ्ट पे है या आपके राइट पे है। ये वैसे मेरा राइट है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि बताएँ कि आपके पर्स से कोई पैसे निकाल रहा है, ऐसा हुआ है? वो तो फिर जो है वो फिर हर वक़्त ऐप को ऑन रखना पड़ेगा उसके लिए तो, कि वो तो फिर सीसीटीवी कैमरा बताएगा कि ऐसा हुआ है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पर्स से पैसे निकल गए, आप घर पे जाके देख रही हैं कि मेरे पर्स में ऐसा पैसे होता नहीं है, हैं? या ऐसा होता ट्रैवल है। में कभी हुआ है कि आपको पैसे देने हो तो कम दे दिए हैं, जी, ऐसा जी, होता है? ये बहुत बार हुआ है कि कभी जैसे हम जो हाँ, ऐप्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो बस ये लोगों का अपना-अपना ईमान है कि लोग चीट कर जाते हैं थोड़े से रुपयों के लिए। ऐसे मेरे साथ भी हुआ है 1-2 बार। मैंने तो फ़ौरन कंप्लेन कर दी उस ऐप पे, तो मुझे वो पैसे वापस भी ख़ैर ऐप क्या वालों हुआ ने आपके कर साथ दिए। बताइए? एक दफ़ा मैं सदर जा रही थी हवारी टावर, तो मेरे इतने पैसे बने थे कि मुझे ₹520 वापस आने थे। तो उसने मुझे ₹120 वापस किए। तो मतलब ये समझते हुए कि कौन-सा इनको पता चलेगा। हुँ। लोग फ़ायदा उठाते हैं कि इनको नज़र नहीं आता, ऐसा होता है। लोग आपके सामने बैठे होते हैं और इशारों में आपस में बातें कर रहे होते हैं, इन्हें कौन-सा नज़र आ रहा है, लेकिन पता चल जाता है, यकीन करें। तो ये है तकलीफ़देह बातें, हम हँस के टाल देते हैं, लेकिन ये बातें तकलीफ़ देती हैं। तो लोग चीट कर रहे होते हैं चंद रुपयों की वजह से, और अम, इस तरह से बहुत बहुत लोग चीट कर रहे होते हैं। अच्छा, इस तरह जैसे हम प्लान्स करते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, एन्जॉय करते हैं, टूर्स प्लान्स करते हैं। क्या आप भी इस तरह करते हो या आपका डिफरेंट होता है? हुँ। मैं आपको बताऊँ हम बिल्कुल आम लोगों की तरह हम भी हँसते हैं, दोस्त बनाते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टूर्स पे भी जाते हैं। मुझे खुद ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। जब मेरे पास पैसे हों और टाइम हो तो मेरा दिल करता है बस ये टिकट कटाऊँ और इस्लामाबाद चली जाऊँ। तो बिल्कुल आम लोगों की तरह डिपेंड करता है कि आपका सोशल सर्कल कैसा है, आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है इस मामले में। मतलब दिल तो सबका चाहता है, दिल तो सबका चाहता है ना कि वो घूमे-फिरें, आम लोगों की तरह से ज़िंदगी गुज़ारें। मैं भी जाती हूँ रेस्टोरेंट्स में, खाती हूँ और औ आपका फ़ेवरेट फूड क्या है? जो आप बहुत शौक से खाती हैं? मतलब मैं बहुत देसी हूँ, लेकिन ये कि जैसे कभी-कभी साथ होते हैं लोग, तो अगर कोई ज़िंगर खाना चाहे तो खा लेती हूँ, लेकिन मैं खुद देसी फूड पसंद करती हूँ। अपने जो हमारे पाकिस्तानी खाने हैं, बिरयानी हो गई, कढ़ाई हो गई, और अगर फ़ास्ट फूड की बात की जाए तो पिज़्ज़ा मैं खा लेती हूँ, अच्छा, कभी कभी-कभार। उदास होती हैं आप, हाँ जी। तो क्या खुदा से क्या शिकवा करती हैं? कभी होता है ना कि काश मैं ऐसा ना करती या ऐसा बना देते, कभी ऐसा फ़ील होता है? मैं खुदा से शिकवा नहीं करती, क्योंकि मेरा ईमान है कि खुदा कभी भी बेकार चीज़ नहीं बनाता। उसने शाहकार बनाया, उसने मुझे शाहकार बनाया है। मैं इस पे अफ़सोस नहीं करती, मैं इस पे खुश होती हूँ। बाकी उदास करती हैं, माशरे में चीज़ें हो रही होती हैं आस-पास, आपको पता है।
वो आपको उदास भी करती है। ये नेचुरल है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं उदास नहीं होती तो बहुत मतलब ये झूठ होगा। तो उदास होती हूँ मैं भी, लेकिन मैं खुदा से शिकवा नहीं करती। खुदा से हम शिकवा कर नहीं सकते। उसने हमें बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सौ से बहुत अच्छा बनाया है और वो शाहकार बनाता है। अच्छा एस्टर, बहुत मज़ा आया आज आप हमारे पॉडकास्ट में आई। लास्ट में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो लोग जो घरों में हैं, किसी ना किसी माजूरी की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनमें हिम्मत नहीं है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनको मैं यही कहूँगी कि आपको खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी, उठना होगा और करके दिखाना होगा और यकीन माने आप दुनिया में वंडर्स कर सकते हैं। बस अपने ऊपर भरोसा करें और निकलें। आप सब कुछ कर सकते हैं और जो ये कहता है आप नहीं कर सकते ना, आप उसे करके दिखा दें। मैं ये कहती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो घरों में बैठे जितने लोग हैं जो हिम्मत नहीं कर पा रहे या उन लोगों की बातों को दिल पर लेते हैं, तो लोग तो बातें करेंगे। आप उन बातों को इग्नोर करें। वो आवाजें जो आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से, उनको मत सुने। सिर्फ वो आवाजें सुने जो कहती हैं तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। उठें और कर दिखाएं। एस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मैंने भी बहुत सारी बातें की। आपकी ऑडियंस से भी उम्मीद है कि लोगों लोगों को अवेयरनेस हुई होगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड और यही मेरा मकसद है कि मैं इसमें हिस्सा डालूं, कि लोगों को पता चले कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सब कुछ कर सकते हैं। एस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पॉडकास्ट में आई। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।